श्री कमलेश पासवान, जिलाध्यक्ष हम पार्टी, संचालक श्री संतोष शर्मा, मंत्री बिहार सरकार श्री संतोष कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी एमएलसी श्री जीवन कुमार जी, भाजपा एमएलसी श्री विनीत सिंह, अजीत राय लोजपा प्रदेश नेता और एनडीए के बहुत ही मजबूत प्रत्याशी, एनडीए ने जिन्हें सोच समझकर मैदान में उतारा है, ऐसे श्री आलोक कुमार सिंह। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तो आलोक कुमार सिंह के लिए आया हूं। आलोक कुमार सिंह को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना है। परमात्मा ने आलोक कुमार सिंह को ठीक ठाक बनाया भी है, कद काठी भी ठीक है, लेकिन कद काठी ठीक होने के बावजूद मैंने देखा कि आलोक कुमार सिंह बहुत ही विनम्रता और शालीनता से अपनी बातों को आप सबके सामने रख रहे हैं। और बहनों भाइयों, जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए, जो विनम्र हो, शालीन हो, लेकिन यदि कोई जुल्म और अत्याचार करे तो उससे दो दो हाथ करने की उसके अंदर कुवत भी हो, ताकत भी हो। मैं समझता हूं कि इस कसौटी पर आलोक कुमार सिंह पूरी तरह से खरे उतरेंगे। पहला सवाल तो मैं आप सबसे यह करना चाहता हूं और आप जवाब दीजिए। बैठ जाइए आलोक सिंह। पहला सवाल तो मैं आप सबसे यह करना चाहता हूं, बातचीत ही करूंगा, भाषण तो बहुत दे चुका आपको। आप लोगों की वोट की चोरी हो गई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। इधर किसी की वोट की चोरी हुई है? पीछे वाले एकदम बतलाइए किसी की वोट की चोरी। देखिए सब लोग देख लो भैया, टेलीविजन वाले जब पर्दा वो जब कैमरा घुमा के देख लो, सब लोग किसी की वोट की चोरी नहीं हुई, किसी की वोट की। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, तो इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? बहनों भाइयों, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं कह सकता हूं सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है, झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। आपके पास मुद्दों का काल है। आप क्या करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद? उन मुद्दों के आधार पर जनता से अपील नहीं कर रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर इस समय सबसे बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा वह बन गए हैं। कहते हैं हर जाति को उसका हक प्राप्त होना चाहिए। बहनों भाइयों, समाज में सभी, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, सबको उसका हक प्राप्त होना चाहिए, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नेता विरोधी दल जब बनने का सवाल आया तब आपको कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं दिखाई दिया, आपको कोई आदिवासी नहीं दिखाई दिया,
आपको कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया, आपको कोई अनुसूचित वर्ग नहीं दिखाई दिया, स्वयं नेता विरोधी दल बनकर बैठ गए और आप सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, नहीं, जहां तक एनडीए का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, उठाकर कोई देखे। हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस संबंध में पूरी सावधानी बरती है। राष्ट्रपति बनाने का भी प्रश्न आया, देखा अनुसूचित वर्ग का नहीं है कोई, अनुसूचित वर्ग से भी बनना चाहिए, बनाया। आदिवासी समुदाय से होना चाहिए, इस समय की हमारी माननीय राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन अन्य वर्गों को भी जो समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में है। भाषण देकर सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सामाजिक समरसता के लक्ष्य को यदि हासिल करना है तो ईमानदारी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, तब जाकर उसे हासिल करना चाहिए, हासिल किया जा सकता है। कुछ त्याग करने की कुवत होनी चाहिए, सब कुछ हमारे पास ही होना चाहिए। वो लोग सामाजिक समरसता की वकालत आकर जनता के सामने कर रहे हैं। सचमुच मुझे तो बेहद तकलीफ हुई। कांग्रेस के एक नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वह भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस के मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। क्या हो गया इन लोगों को? बराबर हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके, उनके बीच दूरी पैदा करके इन लोगों ने राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, सरकार बने अथवा न बने, जहां तक एनडीए का प्रश्न है, हम जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, चाहे हमें कामयाबी मिले या न मिले। हम यदि राजनीति करेंगे तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर। केवल बार बार जनता की आंखों में धूल झोंकना, बहनों भाइयों, इससे सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति का लक्ष्य केवल सरकार बनाना नहीं होता है। राजनीति का लक्ष्य सरकार भी बनाना, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज बनाना, देश बनाना, यह भी राजनीति का काम है। समाज को की समरसता को तार तार करके, उनमें मनमुटाव पैदा करके, भ्रांतियां पैदा करके, सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, ऐसी सत्ता यदि हम लोगों को हासिल कर ली हो तो हम तो चिमटी से भी ऐसी सत्ता को नहीं छुएंगे, चाहे जो कुछ भी करना हो। अरे कहीं ना कहीं तो कोई आदर्श होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोई वसूल होना चाहिए। मैं तो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता से भी कहता हूं, मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा। जहां तक हो सकेगा करने की मैं कोशिश करूंगा। है आप जी, नहीं ठीक, बैठ जाओ। बहनों भाइयों, वो एक आध लोग को कर भेजते हैं, लोग भेजते हैं, कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो। चल हम इंसाफ करें, चलो। मेरे बहनों भाइयों, अभी मैं आप सबसे यह चर्चा कर रहा था कि एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह कहा
कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, इस तरीके से समाज को छिन्न विच्छिन्न करने की कोशिश मत करो। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, यह काम तो होता ही है, लेकिन समाज को तोड़ने का काम हमें किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आज आपसे अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आपका पूरा समर्थन हमारे जो प्रत्याशी एनडीए के हैं आलोक कुमार सिंह, इनको ही प्राप्त होना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत बहनों भाइयों अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मां का लाल भारत को आंख दिखाकर भारत को डरा सके, धमका सके, भारत की यह हैसियत नहीं रह गई है। भारत ने वह कुव्वत हासिल कर ली है और भारत के अंदर कुव्वत के साथ साथ शालीनता भी है, विनम्रता भी है। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन यदि हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह कुव्वत भारत के अंदर है और इसे करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। और आप लोगों ने मई महीने के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छिपे भारत की सीमा में घुस आए और हमारे भारत के कुछ नौजवान अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर की वादियों में पर्यटन के लिए गए हुए थे। 26 लोगों पर कातिलाना हमला कर दिया। और बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने, जब ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई तो हम लोगों ने धर्म पूछकर किसी को नहीं मारा, बल्कि उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, उनका कर्म देखकर मारा। जिन मोहि मारे तिन मोहि मारा। जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम लोगों ने केवल उन्हीं लोगों को मारा। और ये सारे लोग हम लोगों के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, जबकि खुद सांप्रदायिक हरकतें करते हैं। बहनों भाइयों, एनडीए का जहां तक प्रश्न है, वह कभी सांप्रदायिक राजनीतिक गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को कहीं से दी गया है, किसी धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। बहनों भाइयों, सारे विश्व को। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, और इधर से कोई नापाक यदि हरकत हुई, उधर से यदि कोई नापाक हरकत हुई, तो फिर से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। आप जानते हैं इस सच्चाई को कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी एनडीए की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में,
उसके पहले भारत की क्या स्थिति थी? धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में हमारा भारत 11वें स्थान पर खड़ा था। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 1 साल 1.5 साल पहले ही हमारा वह भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एजेंसीज इस बात का दावा कर रही हैं, फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं यह दावा कर रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही भारत तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा तो 1-2 साल के अंदर भी धन दौलत के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता था, तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। ये लोग बराबर जनता से झूठ बोलकर राजनीतिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। मैं इस गठबंधन राजेडी और कांग्रेस गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कह दिया हर घर में एक नौजवान को हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या यह संभव है कि हर घर में एक नौजवान को आप सरकारी नौकरी दे दें? बहनों भाइयों, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं इस सच्चाई को, किसी भी सूरत में असंभव नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। हां, इस बात की पक्की गारंटी है, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी जो सरकारी नौकरी जिनको मिल सकती है सरकारी नौकरी मिलेगी, न हम उनके हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। हम यह लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जो काम करने की योग्यता रखते हैं, जो काम करने की क्षमता रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यही हमारी सोच है। और उस आधार पर हम लोगों ने तय किया है कि हर नौजवान के हाथों को कोई न कोई काम, कोई न कोई रोजगार मिले। यह हम लोगों की कोशिश होगी। हम अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देकर हम आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। क्या हम लोगों ने घोषणा की थी कि केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी तो हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपया देंगे? लेकिन सरकार बनने के बाद दिया, और इस बार बिहार में सरकार बन गई तो बिहार में 6,000 की जगह 9,000 रुपया दिया जाएगा। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाइयों, बहनों भाइयों, इनको देश से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब सेना में भी आरक्षण की बात इन्होंने उठा दी। अरे राहुल जी, कम से कम डायन भी अपना एक घर छोड़ देती है, डायन भी अपना एक घर छोड़ देती है। कैसी राजनीति आप करना चाहते हो? मेरे बहन भाइयों, सेना के जवानों का कोई धर्म नहीं होता, धर्म होता है केवल सैन्य धर्म होता है, और उसी धर्म का वह पालन करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश को कौन बना सकता है, देश को कौन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, बिहार को कौन विकसित बिहार बना सकता है, उसी के पक्ष में आपका समर्थन होना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। कोई कहीं से निर्दल इधर उधर खड़ा हो जाए, आपका वोट नहीं बटना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां साजिश के तहत वह देखती हैं कि हम तो कमजोर हो गए, हम नहीं जीत सकते हैं, तो 2-4 लोगों को ऐसे लाकर खड़ा कर देती हैं चुनाव के मैदान में, ताकि वह कुछ न कुछ वोट काट सके।
और हमारी एनडीए के प्रत्याशी हैं आलोक सिंह। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, किसी साजिश में आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की चालाकी को चलने नहीं देना है। कोई निर्दल खड़ा होगा, कोई इधर खड़ा हो गया, कोई उधर खड़ा हो गया। केवल ये वोट काटने वाले लोग हैं बहनों भाइयों, चुनाव जीतने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप समर्थन दीजिए। हम लोगों ने घोषणा पत्र में यह कहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। यहां मेडिकल कॉलेज है कि नहीं? कोई नहीं है। यहां भी मेडिकल कॉलेज होगा, ये मैं कहकर जा रहा हूं, यहां भी मेडिकल कॉलेज होगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मेरे बहनों भाइयों, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस समय हम हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को दे रहे हैं, यहां पर भी लोगों को मिलता होगा। नए हॉस्पिटल्स बने, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो, यह सब सुनिश्चित करना यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि अब बिल्कुल 2005 के पहले वाली स्थिति मत लाने देना। मैंने देखा कि स्थान पर आरजेडी की सभा थी, एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा, बाप उसकी 6-7 साल की उम्र थी उसकी, उससे भाषण कराया जा रहा था और लड़का वो बोल रहा है कि पहले हम लोग अनपढ़ थे, डंडा लेकर चलते थे, लेकिन जब तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो डंडा छोड़कर हम लोग कट्टा लेकर चलेंगे। मैंने इनकी सोच देखी है, इनकी सरकार बनेगी तो बिहार राज्य को कहां ले जाएंगे। पहले भी तरह तरह के इसी प्रकार की चर्चाएं यहां पर हुआ करती थी और हालात उस समय ऐसे थे, नेता कहते थे चलिए ना हमारा बिहार में, कट्टा मार देंगे कपार में। लेकिन बहनों भाइयों, एनडीए के शासनकाल में आप कहेंगे चलिए ना हमारे एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारे विकसित बिहार में। मेरे बहनों भाइयों, कट्टा की गुंजाइश यहां नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना, बातें बहुत सारी हैं लेकिन आगे भी हमारी सभाएं हैं, उसमें जाना है। लेकिन यदि आलोक सिंह को जिता दिया आप लोगों ने ना, तो मैं इसे मानूंगा कि आप लोगों ने कमाल कर दिया। और एक चीज मैं और कहकर जा रहा हूं, देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर, वारे आलोक सिंह, क्या सिलेंडर, गैस सिलेंडर लिया है उन्होंने। माताओं बहनों को एक सिलेंडर मुफ्त भी मिलता होगा, उज्ज्वला योजना में मिला होगा, लेकिन वही सिलेंडर लिया इन्होंने। बहुत समझदारी से काम किया, खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आलोक कुमार सिंह को आपने शानदार विजय दिला दी मेरे बहनों भाइयों। तो विजय हासिल होने के बाद यदि आलोक कुमार सिंह मुझे यहां आमंत्रित करेंगे तो मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच यहां पर मैं आऊंगा। और यहां पर आलोक सिंह के जीतने के बाद यहां पर आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी लोगों का अभिनंदन करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।